वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा इग्नू का बीपीएससी 101 कोर्स का समराइज वे में कंसाइज वे में सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। और हाँ, ये बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में रहेगा, इसलिए आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मैं कहानी की तरफ बढ़ती जाऊंगी बिना बिना इंटरप्ट किए आप सभी को। आप बिल्कुल एक कहानी की तरह सुन सकते हैं ब्लूटूथ लगा के या फिर कुछ भी। ये बस मेरा सजेशन है। और हाँ, हमारा बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की समझ। और देखिए, हिंदी में भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि मनकात्मक। तो ऐसे-ऐसे चीज़ों को मैंने लास्ट में कठिन शब्द के रूप में ऐड किया है कि इसका मतलब क्या होता है। और कुछ-कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि रिपीटेड है, पर वो रिपीटेड नहीं है और आपको शॉर्ट भी लगेगा, तो मैं सिर्फ़ यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद आप इसमें इंक्लूड करके बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? देखेंगे किस दृष्टिकोण से, मनकात्मक और अनुभवजन्य। उत्तर है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जो राजनीति से जुड़े विचारों, मूल्यों और अवधारणाओं का अध्ययन करती है। यह बताती है कि राज्य कैसा होना चाहिए और सत्ता का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सत्ता, लोकतंत्र जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। सभी अवधारणाएं हमें राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता करती है। राजनीतिक सिद्धांत के दो मुख्य दृष्टिकोण होते हैं। फर्स्ट होता है मनकात्मक और दूसरा होता है अनुभवजन्य दृष्टिकोण। तो फर्स्ट हम देखेंगे मनकात्मक दृष्टिकोण। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। यह दृष्टिकोण मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होता है। यह प्रश्न पूछता है, अच्छा राज्य कैसा होना चाहिए, न्याय क्या है, सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए। यह बताता है कि क्या होना चाहिए, न कि वास्तव में क्या है। एंड सेकेंड है हमारा अनुभवजन्य दृष्टिकोण, यानी कि एम्पिरिकल अप्रोच। यह दृष्टिकोण वास्तविक तथ्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। इसमें यह देखा जाता है कि राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, लोग राजनीति में कैसे व्यवहार करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत आदर्श और वास्तविक दोनों राजनीति को समझाता है। ठीक है। लास्ट में देख रहे हैं कि कठिन शब्दों के अर्थ। मनकात्मक मतलब होता है कि मूल्य आधारित चीज़ों को हम मनकात्मक कहते हैं। और अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित चीज़ों को हम अनुभवजन्य कहते हैं। न्याय यानी कि निष्पक्षता, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, सत्ता यानी कि शासन करने की शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, ये सिर्फ हमारा ओवरव्यू है और मैं एकदम डम से हो जाऊँ कि आपको अगर एग्जाम में थोड़ा सा भी याद आएगा ना तो आप बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम सब ग्रेजुएशन में हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है। राजनीति क्या है? राज्य और सत्ता का अध्ययन करके बताया जाएगा कि राजनीति क्या है। राजनीति समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह सत्ता, शासन और संसाधनों के वितरण से संबंधित होती है। राजनीति का मुख्य विषय राज्य है, जिसमें सरकार, कानून और संस्थाएं शामिल होती है। राजनीति के माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं। राजनीति को सत्ता का अध्ययन भी कहा जाता है। किसके पास सत्ता है, सत्ता कैसे प्राप्त की जाती है और उसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। राज्य किसे कहते हैं? आप वो राज्य 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसको मत समझिएगा। राज्य का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान में या राजनीतिक में सरकार और कानून वाली राजनीतिक संस्था को हम राज्य कहते हैं। ठीक है। सत्ता किसे कहते हैं? दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। और शासन किसको कह रहे हैं? प्रशासन की प्रक्रिया को शासन कहते हैं। यानी कि जो भी प्रशासन है, जो भी प्रोसेस करती है हमारे रोल पे, काम पे, उसे हम शासन कहते हैं। और अधिकार क्या होता है? अधिकार होता है वैध शक्ति, जो भी हमारी वैलिड पावर होता है उसे हम अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदारवादी दृष्टिकोण, यानी कि लिबरल अप्रोच क्या होता है। उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देता है। इसके अनुसार व्यक्ति राज्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है। उदारवाद के मुख्य सिद्धांत है, फर्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, सीमित सरकार, लोकतंत्र और कानून का शासन। उदारवादी मानते हैं कि राज्य का मुख्य कार्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्ति को महत्व देने वाली चीजों को हम व्यक्तिवाद कहते हैं। लोकतंत्र, जनता का शासन करने वाली चीज को हम लोकतंत्र कहते हैं, मतलब जो जनता का शासन होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। कानून का शासन यानी कि कानून सर्वोच्च होता है, सुप्रीम है हमारा कानून का शासन। पूंजीवाद किसे कहते हैं? निजी संपत्ति आधारित व्यवस्था को हम पूंजीवाद कहते हैं। अगर आप इतना भी चीज जानेंगे ना तो क्वेश्चन में इसे इंक्लूड करके इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन काफ़ी फ्लेक्सिबल दिखे।
फोर क्वेश्चन होगा हमारा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी कि मार्क्सिस्ट अप्रोच किसे कहते हैं। उत्तर होगा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। यह समाज को वर्ग संघर्ष के रूप में दिखता है। मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में बटा है। फर्स्ट पूंजीपति वर्ग, सेकंड श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक पूंजीपति वर्ग कहलाता है। मेहनत करने वाले वर्ग के लोग श्रमिक वर्ग कहलाते हैं। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य शासक वर्गों के हित में मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। उनका लक्ष्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। वर्ग संघर्ष मतलब क्या होता है? वर्गों के बीच टकराव। शोषण मतलब क्या होगा? अन्यायपूर्ण उपयोग को हम शोषण कहते हैं। उत्पादन के साधन यानी कि भूमि, कारखाने और मशीनें। वर्गहीन समाज यानी कि बिना वर्गों वाला समाज। ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन होगा कि रूढ़िवादी दृष्टिकोण क्या होता है, यानी कि कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण परंपरा, रीति रिवाज और धीरे धीरे परिवर्तन में विश्वास करता है। यह अचानक बदलाव का विरोध करता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि समाज धीरे धीरे विकसित होता है, परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, अनुशासन और अधिकार आवश्यक है। यह दृष्टिकोण का उद्देश्य सामाजिक स्थिरता बनाए रखना है। ठीक है, कुछ अर्थ देखेंगे कठिन शब्दों का। परंपरा यानी कि पुरानी रीति रिवाज को जो भी मानते हैं उनको होते हैं, मतलब होता है, उसे बोलते हैं परंपरा। धीमा परिवर्तन यानी कि क्रमिक बदलाव, यानी कि एकदम अचानक से कोई बदलाव नहीं। स्थिरता यानी कि संतुलन। अनुशासन यानी कि नियमों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत और उससे जुड़े अन्य शब्दों के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स। उत्तर होगा, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह राजनीतिक से जुड़े मूल विचारों, अवधारणाओं और मूल्यों का अध्ययन करता है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध कई अन्य शब्दों और अवधारणाओं से होता है, जैसे राजनीति, राज्य, सत्ता, सरकार, कानून, विचारधारा आदि। राजनीति सिद्धांत और राजनीति। राजनीति व्यवहारिक गतिविधि है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत उस व्यवहार का वैचारिक विश्लेषण करता है। राजनीति बताती है कि वास्तव में क्या हो रहा है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत बताता है कि क्या होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत और राज्य। राज्य राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय है। राजनीतिक सिद्धांत यह समझाता है कि राज्य की उत्पत्ति, उद्देश्य और भूमिका क्या होनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत और सत्ता। सत्ता राजनीति का केंद्र है। राजनीतिक सिद्धांत सत्ता की प्रकृति, उपयोग और सीमाओं की व्याख्या करता है। राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा। विचारधाराएं यानी कि उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद राजनीतिक सिद्धांत को दिशा देती है और समाज को समझने का ढांचा प्रदान करती है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े सभी तत्वों को जोड़कर उन्हें अर्थ और दिशा देता है। जो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है चीज़ें, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद या फिर कुछ भी, उसको आप एक एक लेके अपने क्वेश्चन को लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अवधारणा यानी कि विचार होता है। वैचारिक यानी कि विचारों से संबंधित चीज़ों को हम वैचारिक कहते हैं। विचारधारा यानी कि सोचने का तरीका को विचारधारा कहते हैं। व्याख्यान यानी कि समझना, आई नो यू नो। एंड प्रकृति मतलब स्वरूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि राजनीति क्या है। हमने पढ़ा है, फिर भी हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। राजनीति समाज में सत्ता, शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना और संसाधनों का उचित वितरण करना है। राजनीति को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। अरस्तु के अनुसार राजनीति राज्य का अध्ययन है। आधुनिक विचारकों के अनुसार राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष और उसके प्रयोग की प्रक्रिया है। राजनीति के अंतर्गत आते हैं सरकार का गठन, कानून निर्माण, नीति निर्धारण, सत्ता का प्रयोग शामिल होता है। राजनीति केवल सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र में मौजूद होती है। संसाधन यानी कि साधन, नीति निर्धारण यानी कि नियम बनाना, संघर्ष यानी कि टकराव, शासन यानी कि प्रशासन, निर्णय यानी कि फैसला लेना। थर्ड क्वेश्चन होगा कि कल्याणवाद पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन वेलफेयरिज्म। उत्तर, कल्याणवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य की भूमिका को जन कल्याण से जोड़ती है। इसके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। कल्याणकारी राज्य शिक्षा प्रदान करता है, स्वास्थ्य सुविधाएं देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है, गरीब और कमजोर वर्ग की सहायता करता है। कल्याणवाद का उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। यह उदारवाद और समाजवाद के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है। कल्याण मतलब कि भलाई करता है, जीवन स्तर यानी कि रहने की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय यानी कि समाज में समानता, संतुलन यानी कि बराबरी, नागरिक यानी कि देश के लोग, जिस जहाँ के भी नागरिक हो उस देश के लोग। अब देखेंगे हमारा अपना फोर्थ क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष क्या है। इसे भी विस्तार से समझिए। व्हाट इज क्लास स्ट्रगल। उत्तर, वर्ग संघर्ष मार्क्सवादी सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है। देखिए उधर पढ़ाए थे मार्क्सवाद और इधर पढ़ा रहे हैं वर्ग संघर्ष। आप दोनों को इंक्लूड करके अपना क्वेश्चन लॉन्ग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है।
वर्ग संघर्ष। ओके, वर्ग संघर्ष मार्क्सवादी सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है। इसके अनुसार समाज विभिन्न आर्थिक वर्गों में विभाजित होता है और इन वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग यानी कि उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और श्रमिक वर्ग यानी कि श्रम करने वाला वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। यही शोषण वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। इतिहास को मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा है। वर्ग संघर्ष का अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना है जहां शोषण समाप्त हो जाए। ठीक है, वर्ग यानी कि समूह, शोषण यानी कि अन्यायपूर्ण लाभ, उत्पादन के साधन यानी कि फैक्ट्री, भूमि, मशीन, आर्थिक यानी कि धर से जुड़ा, वर्गहीन यानी कि जो बिना वर्ग वाला होता है। अब हम देखेंगे कि उदारवाद और नव उदारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा उदारवाद और नव उदारवाद दोनों ही राजनीतिक आर्थिक विचारधाराएं हैं, लेकिन इनके उद्देश्य और राज्य की भूमिका को देखने का दृष्टिकोण अलग है। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। उदारवाद का विकास 17वीं-18वीं शताब्दी में हुआ। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर जोर देता है। उदारवाद मानता है कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए, व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, राज्य को नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे नौ उदारवाद। ठीक है, नौ उदारवाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा है। यह मुक्त बाजार, निजीकरण और वैश्वीकरण पे जोर देता है। इसके अनुसार बाजार स्वयं सबसे अच्छा नियमन करता है। राज्य को अर्थव्यवस्था से पीछे हटना चाहिए। निजी क्षेत्र अधिक प्रभावी होता है। मुख्य अंतर उदारवाद नौ उदारवाद राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर, आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर, राज्य की सीमित भूमिका, राज्य की न्यूनतम भूमिका, सामाजिक न्याय पर ध्यान, बाजार की दक्षता पर ध्यान। ठीक है, मुख्य अंतर किसमें है? उदारवाद और नौ उदारवाद में हम देख लिए। अब उदारवाद मतलब होता है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, और नौ उदार मतलब होता है कि नया आर्थिक उदार, यानी कि उदारवाद अपनी स्वतंत्रता की बात करता है और नौ उदारवाद मतलब पैसों से जुड़ी चीज़ों की बात करता है। ठीक है, निजीकरण सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने को कहते हैं निजीकरण। वैश्वीकरण विश्व स्तर पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। नियमन यानी कि नियंत्रण। अब देखेंगे 4 नंबर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर विस्तार से चर्चा कीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स और एंग्लो द्वारा विकसित एक दार्शनिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत समाज और इतिहास को भौतिक परिस्थितियों के आधार पर समझता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का विकास संघर्ष के माध्यम से होता है, विचार नहीं बल्कि भौतिक परिस्थितियां समाज को बदलती है। द्वंद्वात्मक का अर्थ द्वंद्वात्मक का अर्थ है विरोधी के संघर्ष से परिवर्तन। भौतिकवाद का अर्थ है कि आर्थिक संरचना जैसे उत्पादन के साधन समाज की नींव होती है। मार्क्स के अनुसार इतिहास का हर चरण थीसिस यानी कि स्थित होनी चाहिए, एंटीथीसिस यानी कि विरोध होना चाहिए, सिंथेसिस यानी कि नया रूप से होकर गुजरता है। कठिन शब्दों के अर्थ द्वंद्वात्मक यानी कि विरोध के माध्यम से विकास, भौतिकवाद यानी कि भौतिक परिस्थितियों पर आधारित सोच, संरचना यानी कि ढांचा, उत्पादन के साधन वही भूमि, मशीन, पूंजी, संघर्ष यानी कि टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संरक्षणवाद यानी कि अब देखते हैं हम संरक्षणवाद मतलब कि संरक्षणवाद क्या होता है। उत्तर होगा संरक्षणवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरा, संस्कृति और सामाजिक स्थिरता को महत्व देती है। यह विचारधारा अचानक परिवर्तन के विरोध में है, यानी कि बिल्कुल ये रूढ़िवादी की तरह है, यानी है भी तो इंग्लिश, देखिए इंग्लिश सेम है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, संरक्षणवादी मानते हैं कि समाज धीरे धीरे विकसित होना चाहिए, परंपराएं समाज को स्थिर बनाती है, परिवार, धर्म और संस्कृति आवश्यक संस्थाएं हैं। संरक्षणवाद स्वतंत्रता का विरोध नहीं करता, लेकिन उसे नियंत्रित स्वतंत्र में विश्वास है। यह सामाजिक अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर देता है। कठिन शब्द देखेंगे वही परंपरा यानी कि रीति रिवाज, स्थिरता यानी कि अस्तित्व, अनुशासन यानी कि नियम पालन करना, संरक्षण यानी कि बचाव। 5th नंबर क्वेश्चन है नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की तीसरी लहर, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पॉलिटिकल थ्योरी। क्या होगा उत्तर? नारीवादी आंदोलन की तीसरी लहर 1990 के बाद उभरी। यह लहर केवल लिंग समानता तक सीमित नहीं रही, बल्कि जाति, वर्ग, नस्ल और पहचान जैसे मुद्दों को भी शामिल करती है। तीसरी लहर की विशेषताएं विविध अनुभवों को मान्यता, महिलाओं की अलग अलग पहचान पर जोर, पितृसत्ता की गहरी आलोचना। यह लहर मानती है कि सभी महिलाओं के अनुभव समान नहीं होते हैं। नारीवाद यानी कि महिलाओं के अधिकार का आंदोलन, पितृसत्ता यानी कि पुरुष प्रधान व्यवस्था, पहचान यानी कि वही आइडेंटिटी, और विविधता यानी कि विविध रूप। अब 6 नंबर देखेंगे मिशेल फूको के उत्तर आधुनिकतावाद पर विचार।
मिशेल फुको के बारे में। मिशेल फुको एक प्रमुख उत्तर आधुनिक विचारक थे। उनके अनुसार सत्ता केवल राज्य में नहीं होती बल्कि ज्ञान, भाषा और संस्थाओं में भी मौजूद होती है। फुको मानते थे सत्य एक सामाजिक निर्माण है, सत्ता हर जगह फैली हुई है, ज्ञान और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब जिनको ज्ञान है वही अच्छे से सत्ता कर सकते हैं, ठीक है, सत्ता पे जोड़ कर मतलब अपना हाथ अच्छे से रख सकते हैं सत्ता पे, ठीक है। उन्होंने जेल, पागलखाने और अस्पताल जैसे संस्थाओं का विश्लेषण किया। कठिन शब्द उत्तर आधुनिकतावाद, आधुनिक विचारों की आलोचना। सत्ता यानी कि पावर, ज्ञान यानी कि नॉलेज, संस्था यानी कि इंस्टीट्यूशन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्रियात्मक बनाम वस्तुगत लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र चुनाव, नियम और संस्थाओं पर जोर देता है, जबकि वस्तुगत लोकतंत्र न्याय, समानता और वास्तविक भागीदारी पर। प्रक्रियात्मक वस्तुगत चुनाव महत्वपूर्ण परिणाम महत्वपूर्ण, नियम पालन, सामाजिक न्याय, औपचारिक और वास्तविक। यहाँ पे कुछ दिए हैं कठिन शब्द। प्रक्रियात्मक यानी कि प्रक्रिया आधारित, वस्तुगत यानी कि वास्तविक परिणाम आधारित। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। उत्तर, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। मुख्य सिद्धांत है ट्रस्टी सिद्धांत, डेलीगेट सिद्धांत, दरपर सिद्धांत। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को प्रभावित बनाता है, ठीक है। कठिन शब्द होगा प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन, ट्रस्टी यानी कि विश्वास प्रतिनिधि, डेलीगेट यानी कि निर्देशानुसार काम करने वाले को डेलीगेट कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद 8 नंबर, लोकतंत्र और जनमत के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। जनमत लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में सरकार जनमत से बनती है, नीतियां जनमत से प्रभावित होती है, मीडिया जनमत निर्माण में भूमिका निभाता है। बिना जनमत के लोकतंत्र अर्थहीन हो जाता है। मैंने दोनों को इंक्लूड करके एक ही में डाल दिया था, मुझे लग रहा था वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कुछ है कठिन शब्द, जनमत यानी कि पब्लिक का ओपिनियन, नीति यानी कि पॉलिसी, मीडिया यानी कि मास कम्युनिकेशन। अगर आप सबको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं। 10 रुपया लगेगा, बाकी ठीक है। टिल देन बाय। अगर कुछ भी यूजफुल लग रहा है और किसी को इंग्लिश चाहिए तो प्लीज़ बताइए, आई विल प्रोवाइड यू।